देखिए इसमें दो चीजें, एक तो हमको ये 2 बिलियन की बार बार जो हम रट लगाते हैं इस पे हमको अब रोक लगानी चाहिए। आपके यहां पर कलमाडी साहब और बाकी ये जितने लोग हैं 15-15 बिलियन डॉलर खा गए, तो ये 2 बिलियन डॉलर तो आपको कोई फायदा ही पहुंचाएगा, CWG वाला स्कैंडल तो नहीं है ये। तो ये 2-2 बिलियन का हम बार बार जो रट लगाते हैं, एक तो हमको ये रोक देनी चाहिए। ये हम अपने हित के लिए कर रहे हैं, किसी कोई एल्ट्रुइज्म के कारण नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जो अफगानिस्तान में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हरदम एक खतरा रहता है। लेकिन देखिए ये भी हमारी एक तरह से हमारी नीति की कमजोरी है कि अफगानिस्तान जहां पर भारत को इतना अच्छा माना जाता है और भारतीयों के प्रति इतना अच्छा आदर है, वहां पर भारतीयों की जान जो है खतरे में है। और पाकिस्तान जिसने इतना वहां पर गंद फैलाया है, पाकिस्तानी वहां पर दन दनाते हुए घूमते हैं। तो इसमें भी एक लिहाज से हमारी विफलता है, हमारी नीति की विफलता है कि पाकिस्तानी ऐसे दन दनाते हुए घूमते हैं और हम लोग ऐसे दुबक के वहां पर रहते हैं। तो ये भी एक लिहाज से मैं इस सरकार के ऊपर नीति का अभाव खास तौर पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से हमारे संवाददाता ने बात की और आपको दिखाते हैं कि दरअसल उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में आतंकवाद में बढ़ोतरी की जो आशंका जताई जा रही है वो कितनी सही और कितनी अपनी वास्तविकता पर आधारित है। देखिए रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह ने आज अपने एनुअल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कि सेना के मनोबल को बढ़ाने वाला भी था, लेकिन जो उसके स्ट्रेंथ थे और जो पड़ोसी देश के बढ़ते कदम है उसके लिए चिंताजनक बात भी थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शंकर प्रसाद। जनरल विक्रम सिंह ने बहुत अच्छी बातें कही हैं आज, इसमें कोई दो राय नहीं है। फौज एक टैक्टिकल जवाब देती है। उन्होंने हमारा एक आदमी मारा, हमने उनके 2 मार दिए, उन्होंने हमारे 2 मारे, हमने उनके 4 मार दिए। ये मसला हासिल करने वाली, मसले को सॉल्व करने वाली बात नहीं। इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन नेशन टू नेशन है। नेशन टू नेशन माने कि टोटल पूरी देश की पावर क्या है। हमारा देश एक शक्तिशाली देश है पाकिस्तान के मुकाबले में। हमारी पॉलिटिकल क्लास उनसे कहीं सुपीरियर, हमारी डेमोक्रेसी कहीं ज्यादा उनसे स्ट्रांग है। और सवाल जब जनरल विक्रम सिंह के सामने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर उठा तो उन्होंने कहा इस पर भी विचार करने की जरूरत है, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं है, क्योंकि गाय बगाए ये बात जरूर उठ रही है कि क्या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जम्मू कश्मीर से हटा देना चाहिए। जनरल विक्रम सिंह को भले ही आफ्स्पा आतंक पर काबू पाने का जरिया लगता हो, लेकिन कई लोगों के लिए एक्ट फौज को जरूरत से ज्यादा ताकत दे देता है। Clearly, the possibility of the revocation of the Armed Forces Special Powers Act is there. I will continue to press this case and I hope we'll meet with some success. वजूद में आने से लेकर अब तक आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमेशा ही सवालों से घिरा रहता है। दरअसल इस एक्ट को उन इलाकों में लागू किया जाता है जो डिस्टर्ब्ड एरिया में गिने जाते हैं, यानी वहां देश विरोधी या शांति विरोधी गतिविधियां होती हैं। इस एक्ट को पहली बार 1958 में पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के आगाज के साथ इसे वहां भी लागू कर दिया गया। आफ्स्पा सेना के सिपाही और अधिकारियों को किसी भी ऐसे शख्स पर गोली चलाने का अधिकार देता है जो प्रतिबंधित गतिविधियों में लिप्त हो। आफ्स्पा के जरिए सेना बिना वारंट के किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है और बिना वारंट के तलाशी भी ले सकती है। जहां आफ्स्पा लागू हो वहां तैनात किसी अधिकारी पर अगर किसी किस्म के आरोप लगते हैं तो उस पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत जरूरी है। लेकिन आफ्स्पा के इस्तेमाल के साथ ही साथ इसके इस्तेमाल पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर के कुछ संगठन और देश के कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आफ्स्पा को मानवाधिकारों का हनन बताया है। इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए। इन लोगों के आरोप थे कि इस एक्ट के जरिए कई बार निर्दोष सेना की कार्रवाई का शिकार हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1990 यानी जब से आफ्स्पा लागू हुआ है तब से सुरक्षा बलों के हाथों 3642 लोग मारे गए हैं। जनरल विक्रम सिंह के मुताबिक आफ्स्पा कश्मीर में आतंकवाद को रोकने का पुख्ता तरीका है, लेकिन विक्रम सिंह की हिमायत के साथ ही साथ इस एक्ट का पुरजोर विरोध भी अब तक जारी है। टीम न्यूज नेशन। जीडी बख्शी साहब, अब ये बार बार जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर उठाया जा रहा है, चाहे वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसे वीरप्पा मोइली ने चेयर किया था, उन्होंने कहा हाँ साहब इसको रिव्यू करना चाहिए,
आज जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि जिस तरह के हालात है उसमें इस कानून को रिव्यू करने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। आप लोग हमेशा इसकी पैरवी करते रहे हैं, लेकिन जो लोग मानवाधिकार का उल्लंघन इसे बताते हैं उनका क्या? देखिए साहब, जो मानवाधिकार के हमारे देश में संगठन हैं, उनके लिए तो अजमल अमीर कासम के मानवाधिकार हैं केवल, या अफजल गुरु के, और ये एक ढकोसला बना के रखा है ताकि हमारे आर्म फोर्सेस को डिमोनाइज किया जाए और उनके ऑपरेशंस में खलल की जाए। देखिए, एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपकी सुप्रीम कोर्ट का, उसने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर विचार किया था और उन्होंने कहा कि इसको और सख्त होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की सेक्शन 4 और 6 को उन्होंने और ताकतवर कर दिया कि जो हथियार हम पकड़ते हैं वो सेना को रखने का, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनी है बख्शी साहब जिसने कहा कि इसका रिव्यू होना चाहिए। माफ कीजिए, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जाके क्यों कहा इसका रिव्यू हम करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री तो आपके पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं ना साहब। रिव्यू करेंगे, क्यों करने की जरूरत है? आप क्या जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ने, प्लीज मेरी सुन लीजिए ना जी, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सेना ने 80,000 कलाशनिकोव राइफल्स पकड़ी हैं, 1,300 मशीन गन्स और 1,500 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर। ये तो युद्ध का स्तर है। आप चाहते हैं कि एक जब युद्ध प्रॉक्सी वॉर छेड़ी गई है देश के खिलाफ, उसको आप पिक पॉकेट पकड़ने वाले को जो कानून चालू होता है उससे बिल्कुल आप अपनी बात कौन आपके खिलाफ वहां पे गवाही देगा? बख्शी साहब कोर्ट में गवाही देगा? बिल्कुल बख्शी साहब, जरा मैं क्षमा चाहूंगा, हद है, केवल इसी देश में ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सुशांत जी, क्या आपको लगता है कि जो तमाम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, जिसमें कि अभी प्रशांत भूषण की बात सबसे सामने है, आपको लगता है ये तमाम लोग वास्तविकता से बिल्कुल परे हैं, इनको समझ नहीं है? देखिए, प्रशांत भूषण जैसे आदमी के बारे में तो मैं टिप्पणी करना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं जैसे उमर अब्दुल्ला हुए या दिल्ली में जो राजनेता बैठे हुए हैं, अक्सर इन्होंने एक तरह का इसको ना एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना लिया है। उनको पता है कि हालात ऐसे नहीं है कि ये एक्ट उठे, लेकिन पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, चीप पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी या पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो एफ्स्पा का इशू उठाते रहते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला को इतना ही लगता है कि हालात सुधर गए हैं, तो मेरे ख्याल पहला कदम उनको ये करना चाहिए एफ्स्पा उठाने से पहले कि अपना जो सिक्योरिटी का घेरा है उसके 3-4 जो लेयर्स हैं उनमें से 1 या 2 लेयर्स कम कर दें, तो हमारे को भी विश्वास हो जाएगा कि एक्चुअली सिक्योरिटी बहुत अच्छा इंप्रूव हो गई है। तो सुशांत सलीम साहब, आप ये है कि बहुत सारी चीजों को कंफ्यूज किया जाता है। जी बिल्कुल। चलिए, आप कह रहे हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए, आप दोनों का बहुत जी बोलिए सुशांत सलीम साहब, मेरे पास समय कम है, 10 सेकेंड। नहीं, देखिए, रिव्यू अभी शायद टाइम नहीं है रिव्यू करने का, लेकिन इसको जिस तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बनाया हुआ है वो भी जानते हैं कि अभी टाइम नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं इस कानून का पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जी बख्शी साहब, सुशांत सलीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और वो रिपोर्ट है वायुसेना और नेवी के लिए तैयार किए गए विमान तेजस की। तेजस के बारे में दावा किया गया था कि ये पूरी देश के अंदर विकसित है, लेकिन अब इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। तेजस एक ऐसा हल्का लड़ाकू विमान जिसे तैयार करने में 30 साल का वक्त लग गया, और जब इसे दुनिया के सामने पेश किया गया तो इसके साथ लगा था देश में पूरी तरह तैयार किए गए विमान का ठप्पा। लेकिन मीडिया में छपी कुछ खबरों ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। तेजस में अमेरिकी इंजन लगाया गया है। इस विमान की इजेक्शन सीट इंग्लैंड में बनी है, इसकी कैनोपी कनाडा में बनी है और रडार इजराइल में। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि तेजस के एवियोनिक्स और हथियार प्रणाली भी विदेश से इंपोर्ट की गई है। इसी तरह के सवाल अर्जुन टैंक की हथियार प्रणाली और सुखोई विमानों के अभी तक विदेश से लाने पर उठे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक इसके पीछे बड़ी वजह डीआरडीओ के शोध करने का तरीका है। डीआरडीओ जो कोर रिसर्च होती है ना, वो नहीं करती है, वो पेरिफेरल रिसर्च करती है, ऊपरी। कोर रिसर्च करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत पैसा लगाना पड़ता है उसमें। हम आपको बताएं, और बताना अच्छा नहीं समझते लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि जो डीआरडीओ का बजट सैंक्शन होता है, उस बजट में कितना % तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में लगाते हैं और कितना % कोर रिसर्च में लगाते हैं।